अब इसके बाद आती है बात इस चीज की कि सर ये जो बैच है ये किन किन एग्जामिनेशन के लिए है ना। अभी इसमें क्लास भी लूंगा मैं, ऐसा मत समझना कि सर कुछ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाऊंगा इसके तुरंत बाद। भाई देखो इंट्रोडक्शन तो होना है, इंट्रोडक्शन के बिना नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, समझ रहे हो। यही तो पहचान है एप्लीकेशन की क्लासेस की। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से चलता हूँ क्योंकि मुझे आपको तैयार करना है, ठीक है, मुझे आपको तैयार करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की किसी भी एग्जाम की, आप बेफिक्र होके 100% श्योरिटी के साथ बैच ज्वाइन करिए और निश्चिंत हो जाइए। बस आप टेंशन छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई की सबकी, फिलहाल बस इतना सोच लो कि अनिल यादव सर के पास हैं और इंग्लिश की टेंशन खत्म। लेकिन इंग्लिश की टेंशन खत्म तब तक है जब तक आप मेरी बातों को सुनोगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे, जैसा मैं होमवर्क दूंगा वो करके लाओगे, ठीक है। फिर बैच के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद अगर आप बैंकिंग की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैं खुल के बोलता हूं, आईबीपीएस की तैयारी करो, एसबीआई की तैयारी करो, चाहे आपका पीओ का पेपर हो, क्लर्क का हो, या कोई दूसरा बैंकिंग एग्जाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है और वोकैबुलरी पोर्शन होता है उसको हमारे बैच को ज्वाइन करने के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो वो आएगी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, क्योंकि मैं ज्यादातर जो लेवल लेकर के चलता हूं वो सीजीएल मेंस तक लेता हूं। मेंस तक में आपका क्लर्क तो हो जाता है, पीओ में कभी कभी क्या होते हैं बड़े बड़े पैसेज आ जाते हैं, उनके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए मैं हिंट प्रोवाइड करा देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है डिफेंस का कोई भी एग्जाम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की किसी भी एग्जाम की, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, एक्स वाई ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, नेवी, आर्मी, आर्मी क्लर्क, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से निश्चिंत होकर के बैच ज्वाइन करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। ये 100% चीज है। कितनी है ये? 100% चीज है। और 100% का मतलब होता है इसमें से अगर आपके एग्जाम में 50% आ रहा है कोई बात नहीं, ये 100% आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेट एग्जाम की, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, सुपर टेट, रीट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, किसी भी केवीएस, एवीएस की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग एग्जाम में, तो आप ये वाला बैच निश्चिंत होकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये तो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, किस किस के बारे में, मेरे बारे में, ओपन स्टडी के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपका जो है कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर है इतना? अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास का जो मेन इंट्रोडक्शन है वो। सर मेन इंट्रोडक्शन में हमें क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। मेन इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश क्या होती है। वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट तो नहीं होता, ये आपको पता ही है, ठीक है, जिससे इसके सेक्शन होंगे। लेकिन हमने इस लैंग्वेज के भी कई सारे सेक्शन बना रखे। ये इसलिए नहीं कि ये डिजाइन करने में मजा आता है, ये इसलिए ताकि इसको पढ़ने में चीजें आसान हो जाती हैं। जब आप इन चीजों की तैयारी करते हो, जैसे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करनी है, तो मुझे क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से चीजों को डिवाइड कर लेता हूं फॉर्मेट में, तो मैं इसको आसानी से पढ़ सकता हूं, इसको स्ट्रक्चरली बढ़िया तरीके से कवर कर सकता हूं पूरे के पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमने फाउंडेशन तरीके से सीखना चाहा, बिल्कुल जीरो से लेकर के एक एक चीज अगर हम समझना चाहते हैं, तो भाई यूट्यूब पर क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस की, और उसी में स्टूडेंट का फायदा भी है और मजा भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कभी मैं फाउंडेशन क्लास यूट्यूब पर लगाता हूं, तभी बच्चे उसमें थोड़ा सा आलस सा दिखा देते हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन वहां पर जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो बच्चे बहुत सारे आते हैं। तो वही रीजन होता है कि हमें जो कंसेप्चुअल चीजें होती है वो अपने एप्लीकेशन पर प्रीमियम क्वालिटी में ही प्रोवाइड करानी होती है, जिससे बच्चा सीरियसली पढ़ाई करता है। बस सिंपल सी बात है। अब सर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा अगर ये बैच हम ज्वाइन करते हैं, तो देखो इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कुछ एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसमें से कोई चैप्टर्स नहीं आते हों, ठीक है। मतलब कहने का इसमें जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं, इससे बाहर कुछ आता नहीं है, ठीक है। अब ये सारे के सारे मैं आपको कवर कराने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, 3 सेक्शन में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा। जैसे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उन्हीं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज 2 से 3 क्लास, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सीट दूंगा घर के लिए, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। 3 सेक्शन में आपका जो है पूरा पोर्शन कवर होगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराने के बाद फिर मैं आपको सीट दूंगा घर के लिए होमवर्क, ठीक है।
ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, सेटअप हो जाएगा कंप्लीट। जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन हो गए, बेसिक वर्ब हो गई, ध्यान से सुनना, बेसिक वर्ब, ठीक है। कुछ लोग बेसिक वर्ब को पूरा वर्ब मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स भी कहते हैं, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गए, इन्वर्जन हो गए, नॉन फाइनाइट, सुपरफ्लुअस, ये सारे के सारे आपके ग्रामेटिकल चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स ने सुने ही नहीं होते, सर सुपरफ्लुअस क्या होता है, मान लो ये सुना होगा तो इन्वर्जन क्या होता है, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो ये सारी बातें हर किसी के सामने तो नहीं बोली जाती ना, जाकर के मैं यूट्यूब पर हल्ला कर रहा हूं कि भैया ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। हम कराते हैं, हमें पता है, हमारे स्टूडेंट्स हमसे सेटिस्फाइड है, उनको पता है। जाकर के आप रिव्यू चेक करना सभी लोग एप्लीकेशन पर, ठीक है, कि कैसे रिव्यूज है, और अगर अच्छे रिव्यूज हैं और आपको भी थोड़ा बहुत जो है फर्क नजर आता है, कुछ भी लगता है, तो आप भी अपने रिव्यूज छोड़ सकते हैं, जिससे किसी दूसरे स्टूडेंट को ये जज करने में आसानी हो कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो सबसे पहले मेरे को कांटेक्ट करना, उसके बाद में रिव्यू देना, ठीक है। गलत सलत मत लिख देना उसमें कुछ भी, क्योंकि बच्चे जो है, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं जिसने गलत कमेंट कुछ भी किया हो, क्योंकि उसको पता है हमारे यहाँ स्मूथनेस के साथ पूरा ऐप चलता है, सब कुछ आसान है उसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं कुछ भी। उसके बाद आता है सिनोनिम हो गए, वोकैबुलरी का पार्ट है, एंटोनिम्स कराए जाएंगे, वन वर्ड्स कराए जाएंगे, इडियम्स कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको होमोनियम्स, जिनको होमोफोन्स भी कहते हैं, होमोनियम्स या होमोफोन्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सर, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, यानी कि इनके साउंड एक जैसे होते हैं बट इनका डिफरेंट मीनिंग होता है, इनको समझना होता है, इनके बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ट्रिक वाली वोकैबुलरी सिखाई जाती है, ये कंप्लीट वोकैब का फॉर्मेट होता है। इसमें भी मिसलेनियस होते हैं, इसमें भी मिसलेनियस होते हैं कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे रूट वर्ड हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स हो गए, ये सब के सब इसी में इंक्लूडेड होते हैं, आपको टेंशन मत लो। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, 300 क्लास होंगी आपके बैच में, मिनिमम 300 क्लासेस। कैसे सर 300 क्लास कैसे हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं कि देखो लगभग 150 क्लास तो आपको इसमें मिलेंगी, कम से कम 150 क्लासेस तो आपको ग्रामर की मिलेंगी, और 120 क्लास आप लोगों को किसकी मिलेंगी मेरे भाई, वोकैबुलरी की मिलेंगी, और लगभग 30 से ज्यादा क्लासेस आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है। सारे के सारे तीनों सेक्शन की 10-10 क्लास और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लोज टेस्ट कराए जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके बड़े बड़े जितने भी पैराग्राफ होते हैं, PQRS सॉल्व कराएंगे, फिर इसमें भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ गया मिसलेनियस में तो ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, एक एक चीज अलग अलग करके सब कुछ। अच्छा, अब इसमें से बात आती है कि सर मान लो इस पूरा सिलेबस मुझे कवर करना है, बट मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैं तो अभी कल ही आया हूं उठ के, और मुझे तैयारी करनी है SSC सीजीएल की या बैंक पीओ की या किसी भी एग्जाम की। अब मुझे तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए, तो देखो भाई, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको मैंने यहां पर इसीलिए बुलाया ताकि मैं आपको खुल के अच्छे तरीके से तैयार कर सकूं। तो मुझे कम से कम इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए मिनिमम 4 महीने, और इससे ज्यादा 5 या 6 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 महीने तो मुझे चाहिए, 4 से 5 मंथ का टाइम मुझे चाहिए। अब इसमें मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं कि अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है और आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, ये तो प्रॉपर टाइम है, 4 से 5 महीने एक सिलेबस को खत्म करने में लगते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं इसको इतने फाउंडेशन तरीके से पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, तो अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी कवर करना है तो बीच बीच में मैं आपको VOD दे दूंगा। जैसे मान लो किसी बच्चे का एग्जाम है, उसने कहा सर मुझे कुछ VOD दे दो, तो मैं फिर बैच में आपको VOD प्रोवाइड करा दूंगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, या फिर मैं मल्टीपल क्लास लगा दूंगा, जैसे जहां पर एक क्लास चलती है तो मैं आपके 2 क्लास लगा दूंगा, हो सकता है मैं 3 क्लास लगा दूंगा जब आपका पेपर आएगा पास में, तो इस तरह से हमारा हेल्प हो जाता है। इसमें वोकैबुलरी में आप लोगों को 40 क्लास तो मैं फर्स्ट डे ही रिकॉर्डेड दे दूंगा आप लोगों को, जो कि मिल गई होंगी, बाकी की क्लासेस आप लोगों की लाइव चलेंगी, ठीक है, ऐसे करके। फिर बात आती है कि सर इसमें जो आप लोग कराने वाले हो, जो भी इसमें शुरुआत कहां से होगी, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे छोटी छोटी चीजें पहले सिखा दी जाएं। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो पूरे इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है बेसिक वर्ब, और बेसिक वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। इसके बाद, इसके तुरंत बाद बस मैं आपको वर्ब के बारे में पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस क्रिएट करने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है। अगर आप वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, सेंटेंस के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होगी। जब तक आपकी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप सेंटेंस ही नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आप गलती कैसे ढूंढोगे, नाउन प्रोनाउन पढ़ने का क्या फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है बेसिक वर्ब्स के बारे में पढ़ना, तो हमारा पहला चैप्टर यही होता है बेसिक वर्ब्स, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होता है पहले उसको कवर करते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ा सा हम
दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे सिंटेक्स हो गया, टेंस हो गया, या नाउन या प्रोनाउन हो गया। लेकिन शुरुआत हमेशा हमारी बेसिक वर्ब से होती है, जिससे हर तरह का बच्चा जो है क्लास को पढ़ पाए। बच्चा मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है, बच्चा मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं, ठीक है, आप जो भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 महीने। जल्दी कैसे कवर होगा? बीओडी दे सकते हैं या फिर मल्टीपल क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, मैं आपके एग्जाम से पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि सीजीएल से पहले आपका पेपर, जो सीजीएल से पहले तो डेफिनेटली हो जाएगा, स्टेनोग्राफर से भी पहले कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। अच्छा, कोई कहे कि सर दिल्ली पुलिस से पहले हो जाएगा, कि वो नहीं हो पाएगा, उसको तो रिकॉर्डेड बैच लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जो मैं बताना चाह रहा था, मैं भूल गया। मेरी चाय ठंडी होगी वैसे तो, पर चाय मुझे पीनी नहीं है आज, मैं जोश में हूं थोड़ा सा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे इस बैच में, मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के जाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलते हैं सीधे, अब क्या करें, पूरा आपको डेटा बता दिया मैंने, अब तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना है। तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो मैं आप लोगों के अब कमेंट्स लूंगा, ठीक है। अब आप लोग आराम से खुल के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट लेने वाला हूं। देखो, जैसे गोलू कुमार ने पहले ही कितनी बार कमेंट कर दिया। करवा देंगे गोलू कुमार, करवा देंगे, तुम्हारे वाले बैच में भी करवा देंगे, सारे बैच में होगा, टेंशन मतलब, तुम्हारे बैच में भी सब कुछ होगा। सुपरफ्लस भी होंगे, उसमें सब कुछ होगा, ट्रिक भी होगी, होमोफोन्स भी होंगे, जो कुछ भी एक बैच में होगा वो सारे बैचेज में होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो 125 रुपए वाले बैच में करवा दो, मतलब 125 रुपए में भी हमने बैच दे रखा। और इस बैच की जो वैलिडिटी है ना, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, कभी भी आप लोग देख सकते हैं इन क्लासेस को, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आप लोगों को हेडिंग डलवाऊंगा वर्ब। सबसे पहले आप क्या करोगे? हेडिंग बनाओगे वर्ब, और इसके बारे में आज की क्लास में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, और फिर समझेंगे कि हम एक पूरे चैप्टर का किस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। तैयार हो अगर आप सभी लोग? तो अब आएगा मजा। सीपीओ से पहले पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। अगर किसी को ज्यादा जल्दी है तो रिकॉर्डेड बैच ले लो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, अगर आपको जल्दी खत्म करना है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अब ध्यान से सुनते रहना, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं फिर आपको समझा नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पूरे वर्ब के बारे में बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को डेमो क्लासेस में भी बता रखा है, वैसा ही कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। क्योंकि मेरा एक ही तरीका होता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो सबको एक जैसा ही पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वर्ब को हमने सबसे पहले तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 2 पार्ट किए। जैसे कि वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम, यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, कौन कौन से 2 पार्ट हैं भाई, जरा देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, बस तसल्ली पूर्वक। देखो मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन की क्लास है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। चाहे एक चैप्टर में भले ही मुझे 8 घंटे लग जाए या 10 घंटे लग जाए, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं तसल्ली पूर्वक, ठीक है, जिससे मेरे पे कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा ज्ञान या फिर कुछ भी देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ज्ञान मेरे पे काम नहीं करेगा। जैसा मुझे पढ़ाना है वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ाऊंगा आप लोगों के हित में रह के, ठीक है। चलो, जैसे यहां पर मैंने कहा कि वर्ब के 2 पार्ट होते हैं सर, कौन कौन से? एक होता है आपका बेसिक वर्ब, जो कि मैंने अभी अभी आपके जो सिलेबस है उसमें ऐड किया था, ठीक है, बेसिक वर्ब। और एक पार्ट होता है आपका एडवांस वर्ब का, एक होता है आपका बेसिक वर्ब का पार्ट, और एक होता है आपका एडवांस वर्ब का पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनको भी थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा बेसिक वर्ब, सर इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं क्या? भाई बिल्कुल होते होंगे। इसमें कितने पार्ट होते हैं बेसिक वर्ब के? भाई 2 पार्ट होते हैं, छोटे छोटे से, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है। और जो मेन चीज होती है मैं सबसे ज्यादा उन्हीं पे फोकस करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, देखो जरा, ऐसे ही एडवांस के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बेसिक वर्ब के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, और एडवांस वर्ब के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। जरा चेक कर लेते हैं सभी लोग। देखो, मैंने कहा बेसिक वर्ब के सर कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों को मजा आएगा और समझ में भी आएगा, सब लोगों को अच्छा भी लगेगा, एक एक चीज क्लियर भी हो जाएगी। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्या है कि एक होता है ना कि जैसे कि घर में अगर माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, तब वहां पर बैठने उठने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा सफाई रखने की भी कोशिश करूंगा। और आप लोग भी जब भी क्लास लेते हैं आप मेरी फाउंडेशन बैच से, तो आप अपने नोट्स प्रॉपरली एकदम फेयरली बनाएं। फेयरली मतलब साफ सुथरे, इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है यार, मजा आता है। टाइम आधा घंटा और लग जाए, हम आधा घंटा पहले से बैकअप लेके चलेंगे, बट चलेंगे एकदम साफ सुथरा क्लीन,
एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है, ऐसे करके। मैंने कहा बेसिक वर्ब में पहला पार्ट तो होता है आपका ऑक्सिलरी, जो सबसे छोटी चीज होती है, मतलब नीम होती है भाई इंग्लिश की, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब नीम होती है, इसके बिना इंग्लिश में आगे कदम रखने का मतलब है आप बेवकूफी कर रहे हो सबसे बड़ी, इसके बिना आगे बढ़ना ही बेवकूफी है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई, दोनों नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब। फिर आता है एडवांस वर्ब में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। एडवांस वर्ब में दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि एडवांस प्रो टाइप होता है। एडवांस को भी प्रो कर दो आप, इसको कहते हैं एडवांस वर्ब से भी एडवांस वर्ब होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये हम कभी भी शुरुआत में या बीच में कराते नहीं है, ये लगभग सिलेबस कंप्लीट होने को होता है तब मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट कराता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है, इनके कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। भाई सबको पता है कौन कौन सी होती हैं, दो तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी जरा चेक कर लेते हैं। दो तरह की ऑक्सिलरीज होती हैं, एक तो होती हैं प्राइमरी जो सबसे पहले नंबर पर यूज होती हैं, और दूसरी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपके फ्यूचर के लिए इस्तेमाल या प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए यूज होती हैं। तो पहला टाइप होता है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, किसी को ये नहीं पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि ऑक्सिलरी क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अगर ये भी समझ में ना आए तो यहां पर लिख लेना सहायक क्रिया, हिंदी में सहायक क्रिया लिख लेना। सर सहायक क्रिया का क्या मतलब होता है, ये वो क्रियाएं होती हैं, ये वो वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब यानी कि जो मेन हीरो है उसकी मदद करती हैं, बस बात खत्म। सर मेन वर्ब क्या होती है ये भी बताऊंगा, पहले यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता देता हूं कितने टाइप की ऑक्सिलरीज होती हैं। पहले टाइप की होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्राथमिक आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो ज्यादातर पहले नंबर पर ही, अगर आपको कोई छोटा सा सेंटेंस बोलना है तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके ही बोला जाता है वो छोटा सा सेंटेंस, क्योंकि उसमें यही सब पहले यूज होता है, छोटी छोटी चीजें ही यूज होती है, ठीक है ना। फिर आती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन कौन सी आती हैं भाई, मॉडल ऑक्सिलरीज। अब सर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है जरा ये भी बता दो। सब कुछ बताऊंगा अगर आप तसल्ली रखोगे तो, है ना। जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे, उतना चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, उतना ही मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं सर मेन वर्ब क्या होती हैं। ये होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर होने वाला एक एक्शन। क्या भाई, एक एक्शन होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर होने वाला एक एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया मेरे प्यारे, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा अनिल जादव सर मीन्स की आई एम टीचिंग। मैंने एक छोटा सा ही सेंटेंस तो लिखा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं। तो आपने देखा इस छोटे से सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो जरूरत पड़ गई सब्जेक्ट की, जो कि ऑलरेडी होता है सेंटेंस के अंदर। बट यहां पर ये जो एम है ना, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो टीचिंग है ये है आपका एक एक्शन यानी कि मेन वर्ब, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, मीन्स कि आई एम टीचिंग यू। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना एक काम है, मैं एक काम कर रहा हूं, तो ये एक्शन हो गया, मतलब टीचिंग इज अ मेन वर्ब, टीचिंग इज अ मेन वर्ब। ऐसे ही इस टीचिंग की मदद कौन कर रहा है, इस मेन वर्ब की मदद कौन कर रहा है, एम। सर एम कैसे मदद कर रहा है, ये बता रहा है कि एट प्रेजेंट ये काम हो रहा है। अगर एम नहीं लगा होता तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये अभी पढ़ा रहा है या कल पढ़ा रहा था या परसों पढ़ाएगा, समझ गए। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इससे फिर पता चल गया आपको, एक्शन का पता चल गया, एक्शन की मदद ये वर्ब करती है, एक्शन का पता चल गया कि ये अभी हो रहा है या कल होगा या हो चुका, समझ गए। तो ये एक्शन कब हो रहा है, इसकी सिचुएशन, इसकी स्टेट यानी कि इसकी स्थिति को बताने वाली वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर, तो इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका एक्शन। अब बात करते हैं यहां पर, थोड़ा सा वापस आते, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा वापस। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के अंदर भी दो चैप्टर्स होते हैं भाई,
इसके अंदर 2 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, 2 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से जरा समझ लेते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो हमारे फाइनाइट वर्ब के अंदर आते हैं। कौन कौन से जरा चेक कर लेते हैं। वर्ब का ही पार्ट होते हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ये टॉपिक्स वर्ब के ही पार्ट होते हैं, उनको बताना पड़ता है, ठीक है। और बताएंगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो देखो, एक टॉपिक आप लोगों को मैंने अभी यूट्यूब पर कराया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कराया था? सिंटेक्स जिसको कहते हैं, सिंटेक्स या शॉर्ट में लिख लेना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका टॉपिक होता है, ये फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। और एक होता है हमारा टाइम एंड टेंस, यानी कि टेंस टॉपिक जो होता है, ये भी आपका किस में आता है भाई? ये भी आपका फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट होता है। मतलब कहने का आप ये कह सकते हैं कि टेंस टॉपिक वर्ब का ही एक हिस्सा होता है। एक कंप्लीट एक ट्री है, वर्ब का ट्री बना के मैं आपको समझा देता हूं। जैसे फैमिली ट्री नहीं बनाते हैं, ऐसे ही आप एक टॉपिक ट्री बना के भी समझ सकते हैं चीजों को। फिर आती है बात नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। गुड मॉर्निंग सभी को। नॉन फाइनाइट के अंदर 3 चीजें होती है। देखो, एक तो होता है आपका जेरेंड, इसके बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक आता है पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। फिर आता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव, ठीक है। इसमें भी देखो पास्ट जो पार्टिसिपल भी होते हैं, ये भी 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। ये सब हमें पढ़ने होते हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी चीजें हैं अभी सीखने के लिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सर इसको कवर करना चाहें तो कितना टाइम लग जाएगा इस पूरी की पूरी वर्ब ट्री को या पूरे के पूरे चैप्टर्स को पढ़ने में, तो अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा फाउंडेशन क्लासेस में, ये भी बताऊंगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के भी 3 हिस्से होते हैं भैया। एक तो होती है बी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होती है डू ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है हैव ऑक्सिलरीज। ये होती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनकी खास बात एक और होती है, पता है क्या? ये जो बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब होती है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब का तो काम करते ही हैं, साथ के साथ ये एक्शन का भी काम कर लेते हैं, यानी कि मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं। अब ये सब सीखने के लिए तो आपको पूरा का पूरा प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ना पड़ेगा ना भाई, है ना। कहाँ पर मेन वर्ब होती है, कहाँ पर ऑक्सिलरीज होती है, इनके अंदर भी वर्ब होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ये सब क्या है? ये ऑक्सिलरीज के अंदर आती हैं। आपको जब तक इनका यूज करना प्रॉपरली नहीं पता होगा तब तक आप एक सेंटेंस तक नहीं बना पा रहे हो, और अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो भैया सब मामला गड़बड़ी गड़बड़ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको क्या करना है ये भी लिख लो, इसके भी यहां पर लिख ही देता हूं, अब जगह है तो। जैसे यहां पर विल हो गए, इनके प्रॉपर अलग अलग यूजेस आपको सीखने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये यहां पर लिखा दिया बस बात खत्म, नहीं। विल का यूज कहां होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में होता है, सेल का यूज कहां होगा, ठीक है, कैन का यूज कब होता है, कुड का यूज कब होता है ना, इनमें और क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं। ऐसे मे हो गया, ठीक है, माइट हो गया, ऐसी मस्ट हो गया, ठीक है, और शुड हो गया, वुड हो गया, ठीक है, और यूज टू हो गया, और टू हो गया। इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, डेयर, नीड, ठीक है। इनके अंदर भी 2 तरह की जो है वर्ब होती हैं, यूज टू हो गया, इसके साथ यहां पर डेयर और नीड भी लिख लेना। डेयर और नीड में भी थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि नीड जो है वो मेन वर्ब भी होती है और ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, डेयर भी मेन वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी भी होती है, तो इनके बीच का भी डिफरेंस आपको समझना है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं अभी आपके पास सीखने के लिए, ठीक है। बस अभी आपको सीखने से पीछे नहीं हटना है। अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए तब तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो डर लग रहा है, इतना सोच के समझ के देख करके डर लग रहा है, फिर आपका कुछ ना हो सकता है। डरने की बात ही नहीं है। डरने की क्यों बात नहीं है? क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ ईजी कर दूंगा कि करना क्या है। जब आप शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की छोटे लेवल से, फिर आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं मेरे प्यारे साथियों जो आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ने होते हैं, और जब आप इनको पढ़ने बैठते हैं तब आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब मैंने कहा कि सर मुझे पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, मुझे पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा इस पूरे ट्री को पढ़ने के लिए? तो इसमें तुम कम से कम टाइम ऐड करते चलना। मान लो एक क्लास तो आपकी ये, एक क्लास तो इसमें मान लो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। और इसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे आपकी यही क्लास है, शायद 12 बजे से, सॉरी
12 बजे से आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की ही क्लास है, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, मैं आपको बस इतना बता के छोड़ दूंगा। उसके बाद जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज यहां से हम लोग शुरू करते हैं, हमारा जो बेसिक पार्ट है पूरे हिस्ट्री का वो ये है, यहां से शुरुआत करेंगे। जब तक हमारे पास ये नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस तक नहीं बना पाएंगे अच्छा, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहां से शुरुआत करेगा। ये एक तरीके से माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, कुछ भी मान लो। सबसे पहले शुरुआत यहां से करेंगे और इसकी क्लास आज ही की डेट में है तुरंत, जिससे आपको तुरंत की तुरंत चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास जो होगी 12 बजे से वो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की होगी। उसके बाद फिर आपकी मॉडल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग 2 से 3 क्लास आप मिनिमम इसमें मान लो, या 4 क्लास भी हो सकती हैं, प्रैक्टिस समेत लगभग 4 क्लास हो सकती है इसकी, ठीक है। तो 5 क्लास हो गई। उसके बाद एक क्लास मुश्किल से इसमें मान लो, या फिर इसकी क्लास लेनी भी नहीं है, जरूरी नहीं है कोई, मेन वर्ब तो मैं वैसे ही बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक क्लास इसकी मान लो। सिंटेक्स में कम से कम 8 से 9 क्लास आप मान लो, 8 क्लास तो मिनिमम मान ही लो, 8 से 9 क्लास ये आपकी सिंटेक्स में लगेंगी। टेंस में कम से कम 8 से 10 क्लास होंगी आप लोगों की। नॉन फाइनाइट में भी कम से कम 9 से 10 क्लास होंगी आपकी। इतना बड़ा चैप्टर है ये पूरा का पूरा। अब कुछ लोग को पता है क्या डाउट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं उनको प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज करा करके छोड़ देता हूं, फिर मैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूं। मतलब पहले तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये दोनों वर्ब तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये और ये भी। उसके तुरंत बाद फिर आप चाहो सिंटेक्स पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, या फिर कोई अदर टॉपिक पढ़ लो, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन हम साथ के साथ लेके चलते हैं, तो इसके तुरंत बाद सिंटेक्स या टेंस भी लेके चलते हैं, तो अच्छे से सारी चीजें जो है अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लास्ट में सीखते हैं, ठीक है। आप यहां तक तो सीखना ही पड़ेगा, इसके बाद चाहो तो नाउन पढ़ लो, चाहो सिंटेक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। बट अगर ये छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहली क्लास हमारी ये होगी। अच्छा, अगर आप ऐड करते हैं तो देखो 1 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास, और कम से कम भी मानोगे तो 5, 6 और 8 कितने हो गए भाई? 14, 14 और 8 कितने हो गए भाई? ये हो गया आपके 22, और 22 और लगभग 9 या फिर 8 भी मान लो, तो भी लगभग आपके पास 30 आवर की क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी। मतलब कम से कम 30 आवर्स की क्लास। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इसमें ये सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। कहने का मतलब 1 मंथ तो आपको इस ट्री में ही लग जाएगा अगर आप डीपली पढ़ोगे मेरी तरह से तो। और अगर आप चाहते हैं कि सर पढ़ा दो यूट्यूब की तरह, वैसे करके पढ़ा दो, तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से तैयार करूंगा। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी देता हूं कि एक बार जिसने अच्छे से ये फाउंडेशन कोर्स पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, फिर आपको किसी भी चैप्टर में, क्वेश्चन में, या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना मैं बोल सकता हूं ग्रामेटिकल चीजों को अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई? ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा फैमिली ट्री, इस वर्ब का फैमिली ट्री है। अब हमें क्या करना है? अब पढ़ना है यहां से, अब पढ़ना शुरू करना है। सर पढ़ना मतलब यहां से आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इससे पहले जो मैंने क्लास कराई है आप लोगों को, वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है कि आप लोगों को पूरे बैच में क्या पढ़ना है, ठीक है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है, कितना टाइम लग सकता है, और कितनी चीजें कितने टाइम में कवर होंगी, ये सब कुछ आपको पता चल गया, ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अगर कोई चीज बात रह भी जाती तो मैं आगे चल के डिस्कस करा ही दूंगा। अब हमारी क्लासेस यहां से शुरू होंगी और नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, और जोश आप लोगों के अंदर उतना होना चाहिए कि हाँ सर मुझे एग्जाम देना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम में 1% जो है कसर नहीं छोड़ना चाहता। उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपको जो है मतलब हवाबाजी से थोड़ा सा दूर रहना और पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि असल में ये कहाँ से आया, मैं आपको ये क्यों पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपने पहली क्लास जरूर देखी होगी, और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, और अगर नहीं भी देखी है तो भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूं, पिछली क्लास की तरफ, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया कि ये तो आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें ये इतने सारे टॉपिक्स होंगे आपके ग्रामर में, इतने टॉपिक्स होंगे आपके वोकैबुलरी में, इतना होगा कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। एग्जाम आपका कोई भी हो, आपको पढ़ना है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन, ठीक है। अब मैंने यहां पर बताया सबसे पहले पूरी ग्रामर में से अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो सर क्या पढ़ना चाहिए, तो ग्रामर में से मैंने सबसे पहला जो चैप्टर उठाया, वो चैप्टर उठाया मैंने कौन सा भाई? वर्ब टॉपिक उठाया, और उसको मैंने पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भाई वर्ब के अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद मैंने एक वर्ब का ट्री बनाया।
अब इसमें से आपने ये पता करना है कि सर अब पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने ये भी बता दिया था पिछली क्लास में कि हम सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे और वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप लोग तसल्ली पूर्वक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। फिक्स टाइम बताइए। फिक्स टाइम मेरे प्यारे, आज 2 क्लास हुई है ना, इसीलिए 2 क्लास अलग अलग टाइमिंग पर है। वैसे आपका 11 बजे टाइमिंग है, फिक्स टाइम आपका 11 बजे है। और जिसको भी टाइमिंग से दिक्कत होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, टाइमिंग एक बार जो है फिक्स कर दी गई है, जैसे 11 बजे। तो ये क्लास लगभग 4 महीने चलेगी, तो क्या मैं एक ही टाइम पर थोड़ा ना पढ़ाता रहूंगा, कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है। तो आप लोग ये फिक्स टाइम मत समझो कि कौन सा टाइम, अभी फिलहाल 11 बजे इसका फिक्स टाइम है, ठीक है। तो 11 बजे रेगुलर क्लास रहेगी। इसके बाद 12 बजे आप लोगों की वोकैबुलरी की क्लास रहेगी। अब उसके साथ साथ टाइमिंग अगर कभी चेंज हो भी जाता है तो आपके पास क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, ये बेटर ऑप्शन होता है आपके पास। कितना बढ़िया ऑप्शन होता है, क्लास जब आपके पास रिकॉर्ड हो जाती है आप किसी भी टाइम देख लो भाई। जरूरी थोड़ा है कि लाइव पढ़ रहे हो, लेकिन लाइव आना जरूरी होता है। लाइव आना इसलिए जरूरी होता है कि हो सकता है आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी किसी भी तरह की टाइमिंग वाइमिंग की इशू आ करे तो आप लोग बाद में क्लास देख सकते हैं, बस बात खत्म। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जहां जहां आपको दिखेगा समझ लेना वही चीज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों चीज सेम होती हैं। सहायक क्रिया होती हैं ये सारी की सारी, ठीक है। हिंदी में यहां पर लिख देता हूं, ये हेल्प करती हैं। अब ये सहायक क्रिया क्यों होती है, ये सहायता किस चीज में करती हैं, तो इससे पहले मैं आपको ये सिखाऊं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज क्या होता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इनमें कौन कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं। ये सब सिखाने से पहले मैं आपको सेंटेंस सिखाना चाहूंगा। जो बिल्कुल इंग्लिश का बेसिक पार्ट होता है वो है हमारा सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई सेंटेंस, और इसके फंक्शंस के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत, कम से कम छोटी मोटी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि असल में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको भी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा, सेंटेंस एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है, एंड इट्स फंक्शंस, इट्स फंक्शंस। मतलब कहने का यह है कि मैं अभी आपको प्रेजेंट टाइम में क्या सिखाने वाला हूं। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिखाने से पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में नॉलेज दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि डिटेल में ले जाने का मतलब है कि मैं आपको स्कूल में ले जाना होता है, ठीक है, कि मैं स्कूल में ले जाकर के पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। सेंटेंस का सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, जनरल स्ट्रक्चर की जो है बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक सिंपल सेंटेंस ये होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कॉमन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन या फिर जनरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ठीक है। इसको यहां से हटा के इधर लिख दूंगा मैं सहायक क्रिया, यहां पर लिख लो सहायक क्रिया। तसल्ली तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको इतनी तेज़ तेज़ पढ़ाने की। हाँ, मैं मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ, मैं एक दिन में 2 क्लास दे सकता हूँ, मैं एक दिन में 3 क्लास दे सकता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे सकता हूँ अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं बड़ा इत्मीनान से, ठीक है, तसल्ली पूर्वक, जिससे मुझे कोई दोष ना दे पाए सर पहली क्लास है ही नहीं ऐप पर, अभी वो अपलोड हो रही होगी। क्लास पहले खत्म हो जाती है लाइव क्लास, तो उसके बाद आधे 1 घंटे में रिकॉर्ड होने के बाद वो मतलब लाइव चलने के बाद वो अपलोड होती है। कई फॉर्म्स में अपलोड होती है ना, 144 में अलग होगी, 240 में अलग होगी, 360 में, 480 में, 1000, तो अलग अलग फॉर्मेट में अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 घंटे का वेट कम से कम आपको मिनिमम करना होता है लाइव क्लास के बाद, तब रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस, ये जनरल फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट अगर आप लिखना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, वर्ब के 2 फंक्शन हम लिख देते हैं। जैसे यहां पर सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद में वर्ब के 2 फंक्शन होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लिखी हो सकती है, दूसरी मेन वर्ब भी हो सकती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आपको इन तीनों चीजों के बारे में, ये भी सेम स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर यही, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी मैं सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और ये इंटरोगेटिव क्या होता है, ये सब आपको पता होता है, ठीक है। अगर ये पता करना भी होगा तो टेंस टॉपिक में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि जब किसी सेंटेंस में कोई भी एक एक्शन होता है उसी को मेन वर्ब कहते हैं, और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसका काम होता है इस मेन वर्ब की सिचुएशन बताना।
स्टेट बताना। हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो एक मेन वर्ब की स्टेट बताती हैं। स्टेट मतलब स्थिति बताती हैं कि ये कौन सी सिचुएशन में है, कौन सी स्थिति में है, कौन से टाइम में है, ये जो भी एक्शन हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है, यही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम पूरी ग्रामर में से दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं एक पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, 120 क्लासेस वोकैबुलरी की जो है कंप्लीटली आपको पढ़ाई जाएंगी, उसमें आपको फेज 1 ही मिलना चाहिए। आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पुष्पा जो भी नाम है आपका, मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं सारी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो रही है वो मुझे कॉल करके पूछ लेना कि कैसे क्लास मिलेंगी वो कैब की। ठीक है, मैं बता दूंगा उसमें। सब्जेक्ट की जगह पर या तो आप यूज कर सकते हैं एक नाउन या आप यूज कर सकते हैं एक प्रोनाउन। ठीक है, हाँ, ऐसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो आपको मिलेगा एक नाउन या फिर मिलेगा आपको एक प्रोनाउन। ठीक है, यहां पर आपको दो ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं होगा। अब प्रॉब्लम आती है यहां पर कि जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब यूज करनी होती है तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये हमें पता होता है। अकेली वर्ब है तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकता है। बहुत से लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये इस वाला पार्ट है ही नहीं है। तो अगर समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं भी आता तो भी आप शांति से बस मुझे सुनते रहना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। ठीक है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो चुपचाप शांति से सुनते रहना, सब कुछ समझ में आएगा। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब आएगी। अगर मेन वर्ब अकेली है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आप लोग चूज कर लोगे। ये मैं अभी आगे सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी तो मैं स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं आपको, अभी मैं ये वर्ब लगाना थोड़ा ना सिखा रहा हूं, ये तो हम सिंटेक्स में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। तो अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूं। मान अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अगर सेंटेंस में दे रखी हो तब क्या करेंगे, तो वहां पर जो मेन वर्ब होती है, मतलब मेनली जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मेन वर्ब जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। लेकिन अगर अकेली वर्ब होगी तो ये मेन वर्ब होगी जो कि अकेली सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। ठीक है, तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब यूज करते हैं। यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मैच करेगी। और यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमारी बहुत सारी होती हैं जिसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कि अगर यहां पर कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आती है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आती है तब हमें उनको किस तरह से यूज करना है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तो मैंने सेंटेंस और उसके फंक्शंस के बारे में बताया, क्योंकि अगर सेंटेंस की ही आपको जानकारी नहीं है, जबकि एक छोटी चीज होती है, शुरुआती सेंटेंस से होती है हर चीज की, तो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे चीजों को सीखोगे भाई। चलो अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां से हम शुरू करेंगे अपना पूरा का पूरा किसका पार्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको यहां से करते हैं खत्म। अब यहां से करते हैं शुरू में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं भैया, 3 ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी होती हैं जरा चेक कर लेते हैं। पहली ऑक्सिलरी वर्ब होगी आपकी बी। कौन सी भाई, बी, ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक होती है आपकी डू और एक होती है आपकी हैव। ये 3 आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, बट ये काम दोनों तरीके से कर लेती हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके से चीजों को सिखाऊंगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो सब कुछ ऊपर होके उड़ जाएगा, फिर आप मुझे दोष दोगे तो ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है ना, चलो तो मैंने क्या किया, बी को अलग बंद कर दिया, डू को अलग बंद कर दिया, हैव को अलग बंद कर दिया। अब हमें इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना है कि कब यूज होता है बी, कब यूज होता है डू, कब यूज होता है हैव, और इन सब में क्या डिफरेंशिएशंस होते हैं, कैसे कैसे इनके फॉर्मूलाज बनेंगे, किस तरह से सेंटेंस के अंदर इनका रोल होता है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इनका पोस्टमार्टम करते हैं पूरे जोश और शोर के साथ। भाई साहब बी के अंदर क्या क्या होता है मेरे प्यारे, जरा चेक कर लेते हैं। बी के अंदर हमारी जो ऑक्सिलरीज होती हैं, एक तो होती है एज,
एक होती है आर, एक होती है एम, ठीक है, और होती है आपकी वॉज और होती है आपकी वर। ये आपकी बी वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? बी वर्ब्स होती हैं। आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, यहां पर लिखोगे वॉज और वर, और उसके बाद आ जाती है बीन। ये अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो बीन भी आ जाता है, ये थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम बाद में जिक्र करेंगे। अब हम बात करते हैं डू वर्ब की कि सर डू वर्ब के अंदर कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो एक तो होती है डू, एक होती है डज। क्या होती है मेरे भाई? एक होती है डू और एक होती है डज और एक होती है आपकी डिड। क्या होती है मेरे भाई? डिड भी होती है ना। और बाकी की चीजें हम बाद में बात करेंगे, यहां पर बीन भी हटा दो, सिर्फ ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैव के अंदर कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। एक होती है हैज, एक होती है हैव और एक होती है आपकी हैड। अब इतने में ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो भाई। मेरे साथ नोट्स मत बनाओ, अभी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी अगर नोट्स बनाओगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, पहले क्लास को समझने पे पूरा फोकस लगाना, फिर जब आप क्लास समझ लेते हो और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार क्लास को दोबारा देखने का मैं हमेशा सजेशन देता हूं। लेकिन टाइम की वजह से बच्चे नहीं देख पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, क्लास के बगल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप क्लास को ना भी देखो तो उसमें से देख देख के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जब दूसरी बार क्लास को देखो तब नोट्स बनाया करो, और नोट्स भी बन जाएंगे, साथ के साथ आपके जो है क्लास रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। चलो दूसरी चीज देखो, यहां पर जो वर्ब्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी अलग फॉर्म की वर्ब है। मतलब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बी, डू, हैव, ये तो इनकी पूरा मैंने डिटेल में लिख रखी है कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, ये सब पढ़ना है, ठीक है। बट यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये आपकी दोनों तरीके से काम कर लेती हैं। ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो यहाँ पर बी वर्ब्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। सर लिंकिंग वर्ब का काम कैसे करती हैं? ये किसी एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे फ्रेज या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे फ्रेज से या सेंटेंस से लिंक करती हैं, कनेक्ट करती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो परेशान मत होइएगा, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इनको ऑक्सिलरी वर्ब की तरह और फिर हम पढ़ेंगे इनको मेन वर्ब की तरह, क्योंकि अलग अलग चीजों को पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से क्लियरेंस के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऊपर लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे? एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये दोनों तरीके से यूज हो जाती हैं, इसीलिए मैं यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से यूज हो जाती हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये आपकी मेन वर्ब भी होती हैं, दोनों तरीके से काम कर जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम कैसे पढ़ेंगे इनको? हेल्पिंग वर्ब की तरह पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ये कैसे काम करती हैं। मैंने कहा कि ये जो एसआरएम है इनको तो तब यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, और इनको तब यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा कहाँ होगा भैया, पास्ट में होगा। कहाँ होगा मेरे भाई? पास्ट में होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिख लो वॉज और वर, इनके यूजेस भी सिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस तसल्ली से मुझे सुनते रहना। तो यहां पर लिखोगे ये तो होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में यूज, और ये होते हैं आपके पास्ट टेंस में यूज। फ्यूचर के लिए सर क्या होंगी इनकी फॉर्म? तो फ्यूचर के लिए इनमें से कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ्यूचर के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती ही नहीं है। फ्यूचर के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, वो सारे के सारे फ्यूचर टेंस में आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज नहीं होते हैं, उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज काम करते हैं। अच्छा, डू, डज सेम, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए। हैज और हैव ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप सेम फिर से लिखोगे, ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं और ये पास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे ये प्रेजेंट यूज होते हैं। कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा वो अलग चीज है, परफेक्ट होगा या क्या होगा वो अलग चीज है, बस अभी आपको मैं टेंस सिखा रहा हूं कि कौन से टेंस में यूज होते हैं। ये इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस में, ये कॉन्टिन्यूस में। तो यहां पर आप लिखना भी चाहो तो भी लिख लो, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो जाएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस में भी सिखाऊंगा, तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करते चलना। और ये आपका परफेक्ट में यूज होंगे। ऐसे यहां पर लिख लो, ये पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। ये यहां पर आपका जो है सिंपल पास्ट मतलब इंडेफिनिट में यूज होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में,
ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस में यूज होंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि बी वर्ब होती हैं इज आर एम वॉज वर, इज आर एम होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर एक्टिव वॉइस है तो, ठीक है, और वॉज वर होती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, डू डज होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में, हैज हैव होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड होती हैं पास्ट परफेक्ट में। एक तरीके से टेंस का ही हल्का सा पार्ट है, और टेंस भी वर्ब का ही पार्ट होता है, तो क्यों ना हम इसको यहीं पर पढ़ लें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, ठीक है। हाँ, मेरा डेटा आज आपकी 2 ही क्लास में खत्म हो गया, क्योंकि ये पहली 2 क्लास हैं, इसमें थोड़ा सा रेजोल्यूशन मैंने बढ़ा दिया है ताकि बाकी के बच्चे भी देख सके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दिखेगी। अगर आपका डेटा ज़्यादा जा रहा है तो कल से मतलब अगली क्लास जो होगी तीसरी क्लास, उसमें आपका डेटा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी कम। ये 2 क्लास कैसे भी करके मैनेज कर लेना, पहली और दूसरी, इसमें थोड़ा सा डेटा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। अगली कल की क्लास जो भी होगी उसमें आपको शालिनी जी बिल्कुल भी डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका यूज करना शुरू करते हैं कि इनका यूज कब और कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए तो यहीं पर बता देता हूं शॉर्टली। देखो इनकी फॉर्म्स भी समझ लो, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके 2 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चाहे नाउन हो या वर्ब हो, चाहे नाउन हो या वर्ब, वर्ब के 2 नंबर होते हैं, ये आपको पता है 2 नंबर होते हैं, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। सिंगुलर और प्लूरल, बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल की चीजें सिखाऊंगा। इसी में आज ही की क्लास में एक ऐसा पॉइंट सिखाऊंगा कि आप ये कहोगे कि वाह ऐसा भी हो सकता है, अभी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इज लगाना चाहते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आर जो आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है ना। और एम जो आता है ये सिर्फ आई के साथ आता है, ठीक है ना। यहां पर लिख लेना आई के साथ आएगा बस, और किसी के साथ नहीं आता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तीनों चीज हो गई। अब अगर वॉज लगाना है तो फिर से यही चीज, सिंगुलर फॉर्म होती है, वॉज तो सिंगुलर वर्ब होती है, तो ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा, मतलब एक वचन के लिए। वर अगर आपको लगाना है मेरे प्यारे तो ये प्लूरल के लिए लगाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ये चीजें बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे किसी भी तरह की कभी भी कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगी। डू होता है हमेशा प्लूरल, याद रखना। डज होता है सिंगुलर, हमेशा याद रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डिड है तो आपको याद रखना है, ये जो डिड है ये आपके दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आगे चलते हैं। हैज जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये सिंगुलर होता है, हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये आपका जो हैव है ये आपका प्लूरल होता है, और ये जो हैड है ये दोनों के लिए होता है, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। समझ गए मेरी बात। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है, सर जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हमने इससे पहले क्या सीखा था जरा चेक कर लेना। अगर किसी सेंटेंस में, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना, सभी लोग इधर फोकस करो मेरी तरफ, मैं क्या कह रहा हूं। यहां जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बगल में मेन वर्ब लिखी हुई है। क्या सर ये कंपलसरी है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पर मेन वर्ब होगी? हाँ भैया ये बिल्कुल कंपलसरी है, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का होना ये कंपलसरी है, ये जरूरी है, जरूरी है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब नहीं है तो समझ लो सेंटेंस गलत है। अकेली ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकती, और अकेली ऑक्सिलरी वर्ब अगर आ भी गई तो फिर वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगी, वो लिंकिंग वर्ब बन जाएगी, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती, अकेली नहीं आती कभी भी, कभी भी। हाँ बट लेकिन मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब ये अकेली आ सकती है, अकेली एक सेंटेंस में यूज हो सकती है, अकेली यूज हो सकती है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमें हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो इंग्लिश में समझ लो भैया, इफ यू वाना और इफ यू क्रिएट अ सेंटेंस, इफ यू वाना क्रिएट अ सेंटेंस यू शुड हैव टू अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, मतलब उस सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब का होना कंपलसरी है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग, ठीक है, सेंटेंस जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बन रहा है तो बन सकता है,
विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कैन बी मेड, बट विदाउट मेन वर्ब वी कांट क्रिएट अ सिंगल सेंटेंस, हम एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी है कि हर तरह का स्टूडेंट जो है समझ जाए। इंग्लिश मीडियम वाला होगा वो हिंदी समझ जाएगा, बट हिंदी मीडियम वाला कभी कभी इंग्लिश नहीं समझ पाता है मेरे दोस्त, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेन वर्ब अकेली यूज हो सकती है। अच्छा, इसमें भी कंडीशन होती है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली यूज नहीं होती, या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, कभी भी थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, ये भी ध्यान रखना, अकेली थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। तो छोटी सी बात थी, फिर से मैं आपको फोकस कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं भी आता है, टेंशन नहीं लेनी है, चुपचाप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, ध्यान से चुपचाप सुनते रहना, एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आएगा, आई गारंटी 100% समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी पूरी इस रामायण में आपको एक ही चीज फोकस करनी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो उसके बगल में मेन वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। चलो ध्यान रखना, मेरा नंबर जो है आप किसी भी क्लासरूम से ले सकते हैं, किसी भी क्लास में नीचे नंबर चलता है यूट्यूब वगैरह पे, यहां पर भी लिख देता हूं जिसको चाहिए, 7351706883, ये है नंबर, ठीक है। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। चलो थोड़ी देर में मैं इसको हटा दूंगा, समझ गए मेरी बात। अब हम चलते हैं बैक टू पवेलियन, इधर आ जाते हैं। आपने कहा सर मान लो ये ऑक्सिलरी वर्ब है सारी की सारी, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी है, तो इनके बाद तो मेन वर्ब आना है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जामिनेशन में, जैसे एमटीएस का पेपर हो गया और आपका जीडी का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, या एयरफोर्स का पेपर हो गया, टीचिंग का पेपर हो गया, टीचिंग एग्जामिनेशन, सीजीएल की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, बैंक पीओ की बात कर रहा। बैंक पीओ में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बैंक में भी, क्योंकि ग्रामेटिकल बहुत लेवल हल्का आता है बैंक में, बट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा हाई आता है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इनके बाद में जब आप मेन वर्ब लिखते हैं उसकी अप्रोप्रिएट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर्म पता होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसी को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अकेले मैं समझा नहीं सकता, तो यहां से आपको कुछ चीजें मिटानी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सर अगर मुझे इनके साथ में अगर मेन वर्ब यूज करनी हो तो कौन सी फॉर्म में यूज करूंगा, वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, जरूर जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, इसको हटा देते हैं, ये तो हमने सीख लिया सिंगुलर प्लूरल, अगर नहीं सीखा है तो ये लिखा हुआ ऑलरेडी पिछले वाले पेज पर, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर ने तो मिटा दिया, हमने तो पढ़ना था, ये भी लिखा हुआ है, मिटा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मिलेगा, आपसे छीना कुछ नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि इनके बाद आपको आईएनजी यूज करनी है, ठीक है, आईएनजी यूज करनी है, वर्ब जब भी आएगी इजआरएम के बाद में आईएनजी लगाना है, लेकिन ये तब तक होता है जब तक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है तब तो आप आईएनजी लगाओगे, और अगर पैसिव वॉइस होता है तब वहां पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव वॉइस में आती है, इसे अब अभी हम लोग नहीं समझ रहे, ठीक है। आप जनरली सुन लो कि नॉर्मल सेंटेंस में जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करोगे तो यहां पर आईएनजी आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे वाले, जैसे वॉज वर्ब लिखा, इसके बाद में भी जो भी मेन वर्ब लिखी जाती है उसको आप आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो ये दो चीज आ गई कि अगर एसआरएम के बाद आपको वर्ब लिखनी है तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, ठीक है। अगर डू डज आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा कि डू हो या डज हो, ये प्लूरल ये सिंगुलर ये तो पता होता है, बट इनके बगल में जो भी मेन वर्ब लिखी होती है उस मेन वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखना मेरे भाई। कभी कभी आपको इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिख के दे देगा, या आईएनजी लगा देगा, या एसएएस लगा देगा, यहां पर डज भी लगा होगा और आगे एसआईएस भी लगा होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ना इसमें एसएएस लगाओगे ना ही कुछ और लगाओगे, ठीक है ना। इंग्लिश ऊपर से चली जाती है लेकिन अब नहीं जाएगी। मोहम्मद आदिल क्या नाम है तुम्हारा। ऐसे डिड के साथ आपको करना है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमेशा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अगर हैज या हैव या हैड में से कुछ भी आता है तो इनके साथ में जो भी मेन वर्ब आप यूज करोगे, यानी कि जो भी एक्शन आप यूज करोगे उसको आप थर्ड फॉर्म में यूज करोगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में यूज करना है। जैसे मैंने कहा गो, वेंट और गॉन, गो, वेंट और गॉन, ये तीन फॉर्म हो गई। छोटे से लेवल की चीजें बात करता हूं। अगर आपको एसआरएम के साथ लगाना है तब तो इसमें आईएनजी लगा दोगे, गोइंग हो जाएगा। सेकंड फॉर्म अकेली आती है, ये कभी किसी के साथ आती नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो यहां लगाओगे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें आप लोगों को पता चली गया होगा, चाहो तो इसको लिख लीजिएगा। जैसे ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म और ये आपकी थर्ड फॉर्म।
इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। बहुत छोटे लेवल की चीजें। अब हमको बस कुछ नहीं करना, जो सीखना था हमने सीख लिया, जो कुछ भी सीखना था हमने सीख लिया ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। बस अब हमें इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। एक तो छोटे लेवल के सेंटेंसेस बनेंगे जिस तरह के मैंने आपको यहां पर सिखाए हैं, जैसे कि ही के साथ इज आता है या आर आएगा, ये आपको पता करना है, मैं नहीं पता करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये ऐसे सेंटेंसेस बन जाएंगे। कुछ आपके जो अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर लिखे रखे रहना हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं ना, तो वहां पर अलग कॉन्सेप्ट होंगे, अभी वो भी सिखाऊंगा। पहले मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, मैंने ऐसे लिख दिया, ही के साथ में डू लगा दिया, ही डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है, बताओ क्या लगता है, ये सेंटेंस सही होना चाहिए? भैया छोटे छोटे सेंटेंस है तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करूंगा ही नहीं। यहां पर ही की जगह ही के साथ में डू नहीं लगाओगे, डज लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो डज आना चाहिए। अगर यहीं पर किसी ने ऐसे लिख दिया होता, यू 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 वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो बताओ इस सेंटेंस में आपने क्या देखा भाई? यू के साथ वॉज लगा दिया, जबकि ये तो सिंगुलर होता है, ठीक है। यहां आईएनजी लगा, ये तो ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो जरा, चेक कर लो, डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बट यहां पर वर आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया मेरे ब्रदर, एक और सेंटेंस क्या लिखा? आई डिड नहीं, हाँ, आई डिड नॉट कंप्लीटेड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम नहीं किया कंप्लीट। तो जरा चेक करके मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या गलती है? ऐसे क्वेश्चन कई बार ही पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना, कई बार ही पूछे जाते हैं छोटे छोटे लेवल से। हाँ, तो ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ऐसे ही आपके फाउंडेशन क्लासेस में फाउंडेशन चीजें सिखाऊंगा भाई। फाउंडेशन मतलब नींव मजबूत करके लाएंगे अंदर से, छोटी छोटी चीजें, कभी भी कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है आपको अपने अंदर, ठीक है ना। देखो डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिड ऑक्सिलरी वर्ब है? कभी भी सेंटेंस में अगर नॉट लगा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, कभी भी मेन वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगता। याद रखना, मेन वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगता, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलत होता है, अगर ऐसा होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको मेन वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। हमने अभी अभी सीखा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डू या डज या डिड के साथ। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहां से आप सिर्फ कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट लिखोगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें ये गलती है। बाकी तो ये डिड सबके लिए आता है, सिंगुलर या प्लूरल। ऐसे एक और सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा he have complete his work, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो इस सेंटेंस को कौन जरा बताएगा? चेक करके बताओ मुझे। फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वेरी गुड। शिवा, गुप्ता, दिनेश, शालिनी, अभिषेक, बहुत सारे लोग हैं, बताओ। बहुत सारे लोग हैं आज तो, चलो 380, काफ़ी सारे लोग आज, क्लास फ्री है ना इसीलिए बहुत सारे लोग आए हैं आज क्लास में, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या गलती है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया है तो आपको इसको थर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, ये परफेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही किसी ने ऐसे बोल दिया, मान लो किसी ने बोल दिया, अब हो गए सारे वर्ड, बस इतना ही चीज सीखनी है आपको। थोड़ा सा मैं वापस लेके चलता हूं इन्हीं चीजों पे, ठीक है, थोड़ा सा वापस लेके चलता हूं, यहां पर आ जाते हैं। अभी इनके बहुत सारे सेंटेंस दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाऊंगा, इन्हीं को इनको पुख्ता एक क्लास में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, आज की क्लास में सिर्फ यही पढ़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल जड़ से। आज के बाद कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमें दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ ली आप लोगों ने, बहुत बेसिक लेवल से, बहुत अच्छे से, सब कुछ यही छोटे छोटे सेंटेंस थे, हमने थोड़े से बना लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, अगले पॉइंट की बात करेंगे मेरे भाई। यहां पर अगला पॉइंट क्या कहता है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल हो सकता है आप लोगों के लिए और नया भी हो सकता है।
आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ नया सीखने को मिला आज की क्लास में। कुछ नया मतलब बहुत ज़्यादा नया मिल गया। आपको ऐसा भी लगेगा बहुत से लोगों को कि कुछ ज़्यादा ही नया मिल गया। ठीक है, चलो अब हम फिर से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ चलते हैं, और इस बार हमें इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं पढ़ना। इसको हमें कैसे पढ़ना है मेरे भाई? इसको हमें पढ़ना है मेन वर्ब की तरह। ऑक्सिलरी वर्ब को एज अ मेन वर्ब यूज करना है हमें। मेन वर्ब बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी एज अ लिंकिंग वर्ब, एज अ लिंकिंग वर्ब। इनमें से कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब की तरह या लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। कैसे काम करेंगी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने कहा कि बी वर्ब है। देखो, कोई भी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की खुद की अपनी फॉर्म होती है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, एक होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। 4 फॉर्म तो ये हो गई, और एक इसी में ऐड कर लेते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये आपकी 5 फॉर्म होती हैं एक मेन वर्ब को लिखने की, ठीक है। ये आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। ये क्या है, आप ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं। आप ये मत कहना कि सर का जो जुबान है वो तुतला रही है, वर्ब कर रहे हैं, नहीं, ऐसे ही बोला जाता है। वर्ब नहीं बोला जाता, इसको बरब नहीं बोला जाता, ठीक है ना। पानी पी लूं थोड़ा। देखिए जरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्म यूज होती है बस मेन वर्ब की। अब मान लो मुझे बी या डू या हैव, बी या डू या हैव, इनको मेन वर्ब की तरह यूज करना है। कैसे यूज करना है? मेन वर्ब की तरह यूज करना है, बी, डू और हैव। तो मान लो अगर मैं इसको मेन वर्ब की तरह यूज करूंगा तो भाई हर एक मेन वर्ब की अपनी फॉर्म्स होती हैं, लगभग 5 फॉर्म होती हैं, और 5 नहीं तो कम से कम 3 फॉर्म तो आपको याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म याद है तो आईएनजी फॉर्म भी याद हो जाएगी। एस भी फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है जरा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे बी को यूज करना है एज अ मेन वर्ब, ऐसे ही मुझे डू को यूज करना है एज अ मेन वर्ब, और ऐसे ही मुझे हैव को भी यूज करना है एज अ मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब की तरह। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इनको मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो ये अब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे, इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगी होगी एक और, ये अब मेन वर्ब की तरह काम करेंगी। अब ये इसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अकेली भी यूज हो सकती है या ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं बी वर्ब की, तो सर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक तो बी, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर इज होती है, या फिर आर होती है, या फिर एम होती है। ये आपकी हो जाती है मेरे प्यारे साथियों क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी सेकंड फॉर्म लगानी हो तब क्या करोगे? तो सेकंड फॉर्म कुछ लोग बीन लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाती है। सेकंड फॉर्म होती है या तो वॉज या फिर वर, या तो वॉज या फिर वर, ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है। और जो थर्ड फॉर्म आपको लगानी होती है बी की, इसकी वो होती है बीन, ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो आपको सेकंड फॉर्म भी पता चल गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आप यहां पर थर्ड फॉर्म लिख लोगे। क्या लिख लोगे मेरे भाई? थर्ड फॉर्म लिख लोगे। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे एक और चीज, अच्छा क्लास का टाइमिंग हो गया क्या सर की का? नहीं हुआ अभी, चलो बहुत टाइम बाकी है अभी तो। अब हम बात करते हैं सर कि डू को अगर हमें यूज करना हो फर्स्ट फॉर्म में तो कैसे करेंगे? तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, ठीक है, क्या होती है? डू फर्स्ट फॉर्म होती है। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? डू होती है, तो यहां पर आप डू लिखोगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है? डज होती है, सॉरी डिड होती है। क्या होती है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है। समझ गई मेरी बातें? ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे ही यहां पर बात करोगे कि सर हैव की जो है फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है सर? हैड।
ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक और चीज, जैसे मान लो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसमें एस एस लगा देते हैं, तो यहाँ पर डज हो जाती है। डू की ही मतलब जैसे एस एस फॉर्म होती है तो इसमें डज लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आप हैज लगा सकते हैं, यहाँ पर डज लगा सकते हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। अच्छा, अब आपको दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो लेकर के आया करो, ऐसे आइडियाज दिमाग में लेकर के आया करो कि कहना क्या चाहते हैं। आपको एक बात रखनी है कि हमेशा जब भी कोई मेन वर्ब होती है, यानी कि कोई भी एक एक्शन होता है, तो उस एक्शन का एक खुद का मीनिंग होता है, उस एक्शन का एक मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है भाई। क्या होता है? एक मीनिंग होता है। यहां पर अगर लिख लेना आप लोगों को, नहीं, एक मीनिंग होता है हमेशा ही, है ना, एक एक्शन का मीनिंग होता है, यहां पर मैं लिख दिया, यानी कि एक अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा कि गो और वेंट या फिर गॉन, ये 3 फॉर्म हो गई मान लीजिए, तो इनका एक अपने आप में मीनिंग है भाई। इसका क्या अर्थ होता है गो का मतलब? इसका एक मीनिंग है जाना। क्या मतलब इसका? जाना। तो ऐसे ही हर एक मेन वर्ब का अपने आप में एक मीनिंग होता है। तो सर क्या बी का कोई हिंदी में मीनिंग होता होगा? बिल्कुल होता है। क्या डू का कोई मीनिंग होता है? बिल्कुल होता है। क्या हैव का कोई मीनिंग होता है? भैया बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा सर बी का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा इसके 2 मीनिंग होते हैं भाई। एक मीनिंग, इसके 2 मीनिंग होते हैं। कितने मीनिंग भाई? एक मीनिंग इसका ये होता है और एक मीनिंग इसका ये होता है। 2 मीनिंग इसके होते हैं। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है और इसके भी 2 मीनिंग होते हैं, इसके भी 2 मीनिंग होते हैं भैया। मतलब हैव के भी 2 अर्थ होते हैं हिंदी में, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ जो होता है वो 2 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी के भी 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जरा सुन लो। और डू का एक ही होता है, डू का एक ही अर्थ होता है। जरा सभी के मीनिंग लिख देता हूं यहां पर। देखो डू का मतलब तो सभी को पता होता है कि इसका मतलब होता है करना। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं करना। करना मतलब मैं करता हूं, कर लिया, या फिर करूंगा या कर चुका हूं, मतलब ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगा रहे हैं। सभी लोगों को एक बार, सभी लोगों को फटाफट से मुझे रेस्पॉन्स करो। सर योर क्लास इज इनफ फॉर सीडीएस इज ऑफ कोर्स। सत्येंद्र, क्या नाम है आपका? सत्यानंद। बिल्कुल सीडीएस के लिए आप पहली क्लास देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ समझाया है। और शायद आपको एक और बात समझ में आ जाए कि कमेंट को रिपीट करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अभी पहली दूसरी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पता है तो कर सकते हैं, बट नेवर अगेन। चलो सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स करके एक बार कमेंट कर दो फटाफट से। क्या आप लोगों को जो कुछ भी मैंने अभी तक यहां पर समझाया है, इज दैट क्लियर कंप्लीटली? जरा चेक करके मुझे बताओ। हैव यू गॉट माई पॉइंट? चेक करके बताओ, दिस इज कंप्लीटली क्लियर्ड और नॉट? क्या ये जो कुछ भी मैंने अभी समझाया है ये सब कुछ क्लियर्ड है या नहीं? बताओ फटाफट से सभी लोग, है ना, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको आगे और लेकर के जाऊंगा बढ़िया तरीके से। इसका मीनिंग तो हो जाता है करना। वेरी गुड, क्लियर क्लियर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। थैंक यू, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो इसी बात का डर था कि कहीं क्लियर ऐसा तो नहीं है। हाँ एनडीए के लिए भी, सारे एग्जाम के लिए ये क्लास है। पहली क्लास देख लेना, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है। अभी तो मुझे बस पढ़ाने दो, मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पे होता है, फिर मैं किसी की सुनता नहीं हूँ भाई। अब देखो बी का मतलब क्या होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है होना, होना जैसे मैंने कहा कि आई विल बी देयर, मैं वहां पर होऊंगा, मैं कुछ टाइम बाद मैं वहां पर होऊंगा, आई विल बी देयर। मतलब बनना या होना दोनों मतलब होता है, बनना या फिर होना, ये इसका दोनों का मीनिंग होता है, दोनों मीनिंग इसी के होते हैं बी के, ठीक है। ये जनरली हमें पता होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, एक चीज और है, दूसरा मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक और इसका मतलब होता है टू विजिट। याद रखना ये लोगों को नहीं पता होता। ऊपर वाला मीनिंग तो जनरली सबको पता होता है, बट ये मीनिंग सभी को नहीं पता होता। सर टू विजिट मतलब क्या होता है? किसी जगह का दौरा करना, किसी जगह का दौरा करना, मतलब उस जगह को विजिट करके वापस आ जाना। मैंने कहा मैं वहां से होकर के वापस आ चुका हूं, तो उसको भी बी बोल सकते हैं, वहां पर भी आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपका पढ़ा है वो समझ तो आ रहा है, लेकिन आगे जब क्लास लेता हूं ऊपर से चला जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। यही 2 क्लास डिसाइड करेंगे कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर ये समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आएगा। हैव के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है अपने पास कोई भी चीज रखना, अपने पास कोई भी चीज रखना, ठीक है, अपने पास कोई चीज होना, पास होना, या कोई भी चीज रखना, किसी भी चीज पर अपना पोजेशन रखना, ठीक है।
जैसे मैंने कहा मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस ऐसे करके बोलते, मेरे पास एक घर है, मैं एक घर को पजेस करता हूं, मेरा एक घर पर अधिकार है। तो एक तो वो सेंस होता है। दूसरा सेंस होता है इसका टू ईट। टू ईट बोल सकते हैं या फिर टू टेक। टू ईट या टू टेक मतलब कहने का किसी भी चीज को ग्रहण करना। इसका हिंदी में मतलब हो जाता है या तो खाना बोल सकते हैं, खाने के सेंस में, या फिर खाना अगर समझ में नहीं आता है तो ग्रहण करना लिख लेना, ग्रहण करना। ग्रहण करना क्या होता है सर? जैसे मान लो आप कोई चीज टेक कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं अपना खाना खा रहा हूं या मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं चाय ग्रहण कर रहा हूं, मतलब अंदर लेना, अपने अंदर में समा लेना, किसी भी चीज को लेना, अंदर टेक करना। ऐसा अगर नहा भी रहे हो ना तो भी आप हैव यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग माई बाथ ऐसे करके बोल सकते हैं, आई एम हैविंग टी ऐसे करके भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग माई फूड ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे करके। तो इसका मतलब जैसे ईट का जो मीनिंग होता है, टेक का जो मीनिंग होता है, वही हैव का मीनिंग होता है। ठीक है, हैजिंग मत कर देना, ये तो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, या डजिंग मत कर देना। ठीक है, इसको हटा दो यहां से वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये फर्स्ट फॉर्म सिर्फ हैव होती है, ये तो हैज तब आता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब इनके हम लोग बनाने वाले हैं सेंटेंसेस। अब जो मीनिंग फर्स्ट फॉर्म का है वही सेकंड फॉर्म का है, वही थर्ड फॉर्म का है, वो तो सेंस चेंज होता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों के लिए, अब ये फाइनल क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आपको इस जो पैटर्न मैंने बाद वाला सिखाया अगर ये आपको समझ में आ गया ना, और इसके बनाए हुए सेंटेंसेस आप लोग बना पा रहे हैं, तो इससे बेसिक और कुछ नहीं होगा। और इससे बेसिक अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से आप लोगों को हर एक चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुछ सेंटेंसेस। जो कुछ भी आपने सीखा है ये मान लो कंप्लीट हो गया, बस आपको अब सेंटेंसेस बनाने हैं, और वो सेंटेंसेस मैं आप लोगों से बनवाऊंगा आपके साथ मिल करके, और उनको मैं चेक करवाऊंगा आपसे ही बोल बोल के। अगर आप इस चीज में पास हो जाते हैं तो समझ लेना कि आगे अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं सताएगी। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होंगे जो वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होंगे। ठीक है, दोनों तरह से, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज होनी है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बस ये मान लो कि कहानी खत्म होने वाली है थोड़ी देर में। जैसे ही आप लोग सेंटेंसेस बना लोगे, बस ये सेंटेंसेस की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है ना। जरा चेक करते हैं कैसे टेढ़ी है भाई। टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं है, सब आपके सामने है। ठीक है, देखो मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा, बस आपको पहचानना है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, कौन सा ये पहचानना है, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये पहचानना। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। जरा चेक करके बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या गलती है, मतलब गलती क्या है, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, बताओ। आप बोलोगे ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है मेरे भाई, किसी ने कहा सोहन डिड हिज वर्क। ये क्लासिफिकेशन ही तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा सी sang a song। ठीक है, मैंने कहा आई एम वॉचिंग मूवी। ये तो रहे कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो पूरी की पूरी वर्ब से लिए हैं, मतलब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। असम राइफल्स के लिए हवलदार की तैयारी करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो, परेशान मत लो। यहाँ पर एम क्या है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है मेरे भाई, और डूइंग लगा हुआ है, तो ये जो डू है ये तो मेन वर्ब हो गई,
और ये कौन सी वर्ब है, ये डू वर्ब में से ध्यान रखो, डू में आईएनजी लगा हुआ है तो ये मेन वर्ब भी है, करना, मतलब यही डू वर्ब है, देखो ये वाली डू, अभी इस वाले सेंटेंस में डू में आईएनजी लगा दिया, यानी कि ये मेन वर्ब की तरह है, जिसका मतलब है करना, मैं कर रहा हूं, और ये एम जो है वो क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। आप चाहो तो इसी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया होता, अगर मैं ऐसे लिख देता कि आई डू, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई डू नॉट डू माई वर्क, ये बहुत प्यारा सेंटेंस हो जाएगा, आई डू नॉट डू माई वर्क। तो देखो बहुत प्यारा सा सेंटेंस हो जाएगा, कैसे जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर डू दो जगह यूज हो रहा है, दो बार, एक ही सेंटेंस में दो बार डू यूज हो रहा है, एक तो ये वाला डू है और एक ये वाला डू है, तो दोनों डू अलग अलग हैं। ये तो डू का मतलब है मेन वर्ब, और वो भी फर्स्ट फॉर्म, जिसका हिंदी में मतलब है करना, और ये जो डू है वो आपकी नॉट से पहले लिखी हुई है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देख लो, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अच्छा, ये जो हैज है ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन, जैसे अभी अभी सिखाया था ना डू की थर्ड फॉर्म डन, तो यहां पर यूज हो गई डू की थर्ड फॉर्म डन। ऐसे ये जो डिड है ये सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की सेकंड फॉर्म है, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ मेन वर्ब से सेंटेंस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दे के हिसाब से ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ठीक है, ये आपका आईएनजी फॉर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, ये तो आपको पता ही होगा, आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, बहुत क्लियर सा है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं। जैसे मैं आपको एक तरह का सेंटेंस लिखूंगा और उसको आप लोगों को चेंज करते हुए जाना, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ईटिंग माई लंच। एक बार सभी लोग चेक करके बताएंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। बताओ सभी लोग चेक करके, कांस्टेंट स्टूडेंट हैं, कोई भी जा नहीं रहा है, मतलब क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, सभी लोग तसल्ली से देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे, यही होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा, आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है, मैं अपना खाना खा रहा हूं, मैं अपना खाना मतलब मैं अपना लंच खा रहा हूं। अब मैंने कहा ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आपने कहा सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है भाई। देखो ईट का मतलब भी खाना होता है, ठीक है। तीन वर्ब लिखूंगा मैं यहां पर, तीन वर्ब लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं। एक तो होता है ईट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। ऐसे ही एक होती है टेक, इसका मतलब भी खाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, ठीक है, दिख रहा है सभी को। ऐसे ही एक वर्ब होती है जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, हैव, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। क्या होती है मेरे भाई, हैड। और इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है खाना, मतलब आप तीनों को खाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। खाना मतलब टेक करना, ग्रहण करना, खाना यानी कि ग्रहण करना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो तीनों में से कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है, ग्रहण करना। अब देखो मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिख दिया है, क्या, आई एम ईटिंग माई लंच। मैंने कहा कि मुझे ईट वर्ड को रिप्लेस करना है टेक से, तो कैसे करोगे इस सेंटेंस को, कैसे बनाओगे अगर मुझे टेक वर्ड इस्तेमाल करना हो तो आप बोलोगे आई एम टेकिंग, बस कुछ नहीं करना है, ईट की जगह टेक कर दो, आई एम टेकिंग माई लंच। तो क्या ये सेंटेंस सही है भाई, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब खाना होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। ऐसे ही एक और सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा अब की बार मुझे ईट और टेक दोनों हटा के मुझे हैव यूज करना हो, तो क्या सेंटेंस सही होगा, बिल्कुल होगा भाई। मैंने कह दिया आई एम हैविंग, अगर किसी ने ऐसे लगा दिया आई एम हैविंग माई लंच, तो क्या ये सेंटेंस सही है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं मतलब मैं खाना ग्रहण कर रहा हूं, क्लियर है। ऐसे ही अब मैंने कहा कि एक सेंटेंस मैंने अब इस टाइप ऑफ सेंटेंस को ही चेंज कर दिया, मैंने कहा इस सेंटेंस को, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, मैंने कहा इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, तो कैसे बनाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज आर एम प्लस आईएनजी लग के बनता है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो उसमें क्या लगाते हैं, या तो हैज या हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता नहीं होता, अभी अभी सीख के आए हम लोग। तो अगर मुझे हैज और हैव का यूज करके यही सेंटेंस कन्वर्ट करने हो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कैसे करोगे? आई की जगह तो आई रहेगा, इसकी जगह तो कुछ और नहीं कर देना। एम की जगह हैज और हैव में से क्या लगाओगे? आई के हिसाब से हैव आता है, याद रखना। आई के लिए भी मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा, आई के लिए सिर्फ एम आ सकता है। देखो यहां पर लिख लो, आई के साथ या तो एम आएगा या वॉज आएगा सिंगुलर में, बाकी सब जगह आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा शॉर्ट में, कहीं पर भी प्लूरल वर्ब आती है आई के साथ हमेशा। बस वॉज और एम ये दो अलग चीज हैं, इनको एक्सेप्शनली यूज करना, बाकी सब जगह प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो मैंने कहा आई के हिसाब से यहां हैव लगा दिया। अब ईट का पहले सेंटेंस बनाएंगे तो ईट की थर्ड फॉर्म देख लो, ईट की थर्ड फॉर्म आनी है क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन हो जाएगा। आई हैव ईटन, ध्यान से सुनते रहना वरना सब उड़ जाएगा ऊपर होके। अगर ध्यान से नहीं देखोगे ना तो सब उड़ जाएगा ऊपर होके भैया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर, मैं तो पूरा समझा रहा हूं, बस पूरा फोकस रखना यहाँ। आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे। ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा, बिल्कुल सही होगा, परफेक्टली यूज कर रहे हो ना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा आई के साथ अगर मुझे टेक लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर टेक की थर्ड फॉर्म लगा दो, आई हैव, क्या लगाओगे यहां पर भाई? टेकन लगा दो, आई हैव टेकन माई लंच। क्या ये सेंटेंस सही है? एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। अब बात यहां तक नहीं आती, अब बात आती है कि सर मुझे अगर हैव को दोबारा इसमें यूज करना हो हैव के साथ, तो क्या मैं हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगा सकता हूं? क्यों नहीं लगा सकते? रीजन बताओ। लगा सकते हो। मैंने कहा आई हैव की जगह हैव लगाओगे, और यहां जो हैव है इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, तो यहां पर आप हैड लिख दोगे। ठीक है, और यहां पर लिख दोगे माई लंच। अब हो जाओगे आप शुरू कंफ्यूज होना, यहां से आप कंफ्यूज होना शुरू हो सकते हो कि सर ये हैव के साथ हैड आ सकता है क्या? अरे क्यों नहीं आ सकता यार, ये जो हैव है ये वाला हैव है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला हैव है, और ये जो हैड है ये इन्हीं की थर्ड फॉर्म है। जैसे हैव की थर्ड फॉर्म होती है ना हैड, ये मेन वर्ब है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा हो तो यहां पर लिख लो, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आपकी मेन वर्ब्स हैं सारी की सारी, ऐसे ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, ये आपकी मेन वर्ब। इतना तो पता होना चाहिए ना आपको भाई, इतनी देर से सिखा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको कंफ्यूजन से दूर निकालना चाह रहा हूं, आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलने की आदत हो जानी चाहिए। अब देखो इसके बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी सेंटेंस को अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना हो तब क्या करोगे? तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। पास्ट परफेक्ट में अगर बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना पड़ता है पता है ना? वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, सेपरेट थोड़ा सा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है भाई? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इससे कुछ सेंटेंसेस बनाने हो तब क्या करेंगे? दोबारा से बनाते हैं। बस यहां पर आपको हैड करना और कुछ नहीं करना। तो कैसे बनाओगे? आई हैड ईटन, I had eaten my lunch, I had eaten my lunch। क्या ये सेंटेंस सही है? ऑफ कोर्स सही है, 100% सही है। अगर किसी ने बोल दिया I had taken my lunch, क्या ये सेंटेंस सही है भैया? 100% सही है। कैसा है सेंटेंस? एकदम सही है। क्लियर? अच्छा, अगर किसी ने ऐसे बोल दिया I had और had my lunch, is that clear? Is that correct? This sentence is correct or not? बताओ, चेक करके बताओ, क्या I had my lunch ये सेंटेंस ग्रामेटिकली यहां सही है या गलत है? सभी लोग कमेंट करके बताओ अभी के अभी, फटाफट जल्दी कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। इसी का नाम है इंग्लिश फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन मीन्स की फाउंडेशन, फाउंडेशन जानते हो क्या होता है? नींव होती है, नींव, मजबूत नींव होनी चाहिए। बताओ जल्दी से फटाफट।
यहां पर जरा एक बार चेक करो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये सही है। बिल्कुल सही है भाई, ऑफ कोर्स 100% सही है, सेंटेंस एकदम करेक्ट सही है। क्योंकि ये जो हेड है ना, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है ना, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये खाने वाला हेड हो गया, और ये उसकी हेल्प करने वाला पास्ट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, लॉजिकली करेक्ट है, हर तरह से करेक्ट है वो, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, ग्रामेटिकली, हर तरह से सही है। ठीक है, श्रवण कुमार को गलत लग रहा है, लेकिन सही है। इतनी देर से जब सिखाते हुए ला रहा हूं, फोकस 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 फोकस, फिर भी आप लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो ही गए। अभी एक और सेंटेंस सिखाऊंगा, ये तो चलो ठीक है, स्ट्रक्चरली सब कुछ सही है आपके सामने, और वो भी ऊपर से फोकस करा के ला रहा हूं, तब आप यहाँ पर आके तब भी एक दो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंटेंस सही है। ये हेड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, और ये हेड जो है हेल्पिंग, और बात खत्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो अपना खाना खा चुका था, ये खाना हो गया, ईटन का जो मतलब है वही हेड का मतलब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, बात खत्म। यही हेड हेड वाला लॉजिक बोल रहा था, अब क्लियर हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अभी इतना आपको समझ में आ गया। ये तो हुआ आपका आज की मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा पार्ट कंप्लीट है। बस जाते जाते मैं आपसे एक सेंटेंस पूछना चाहूंगा, बस। इन सब कुछ सीखने के बाद भी हमें जब कोई क्वेश्चन पूछता है, फिर हमारा क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है पता है? सब कुछ आपने पढ़ लिया, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है? क्योंकि वही चीज है, बस उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया, फिर आप टीचर को दोष देते हो। जैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और जो पढ़ाया है वही पूछूंगा, फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। देखो जरा कैसे। ऐसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा, ठीक है, आई हैव, एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, ठीक है, आई हैव बीन यू, या आई हैव बीन द ताजमहल। अगर कोई बता सकता है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से चेक करके बताओ। या फिर मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, दोनों में से बताना कौन सा सेंटेंस सही है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव विजिटेड द ताजमहल। जरा चेक करके बताओ, यहां पर दो सेंटेंस है, क्या दोनों में से दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है एक गलत है, या ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है, या ऊपर वाला सही नीचे ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। जैसा भी आप अपना ओपिनियन बताओ, क्या ऊपर वाला सेंटेंस सही है, नीचे वाला सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है बताओ। पहले सेंटेंस के बारे में, फिर दूसरे वाले सेंटेंस के बारे में। दो सेंटेंस आपको बताने मुझे कि दोनों में क्या फर्क है और क्या गलत है या सही है। मत करेक्ट मत लिखो, कौन सा करेक्ट है ये लिखो। प्रैक्टिस सब यही कराऊंगा मैं, इस क्लास खत्म होते ही, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब इसे कह रहे हैं सर दोनों सही हैं, रवि कह रहे हैं सर दोनों करेक्ट हैं, पहला वाला करेक्ट है, दिनेश कह रहे हैं दूसरा वाला फिर कैसा सही है गलत है? दोनों सही हैं गुरुजी। सेकंड सही है, सेकंड वाला सही है तुषार अहमद। एक दो लोग हैं जो बता रहे हैं कि पहला गलत है और दूसरा सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, अभिषेक फिर बता रहे हैं कि सर सेकंड सही है। दोनों करेक्ट लग रहे हैं। देखो मतलब कहीं ना कहीं डाउट सा है, और ज़्यादातर लोगों ने फिर भी सही जवाब दिया। ज़्यादातर लोगों, इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग सही जवाब दे दोगे, ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपका पूरा फोकस था सीखने पे, मतलब आपने पूरी क्लास देखी अच्छे से, तभी आप लोग ज़्यादातर सही बता रहे हैं कि दोनों सही हैं। वरना अगर किसी को फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो अगर मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं सिखाता और मैं आपसे डायरेक्ट आते ही ये सवाल पूछ लेता कि बताओ आई हैव बीन द ताजमहल, ये सही है गलत है, तो आप में से ज़्यादातर लोग गलत बताते, या फिर मैं आपको दोनों सवाल पहले ही पूछ लेता तो आप दोनों में से एक तो गलत बताते। लेकिन यहाँ पर जब आपने चीज़ें सीख ली हैं तो आपको इतना तो पता चल गया कि दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा कि यार कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा है। आई हैव बीन द ताजमहल क्या मतलब है? मैं ताजमहल हो चुका हूँ, पहले मैं लाल किला हुआ करता था, उससे भी पहले मैं शाहजहां हुआ करता था, अब मैं लाल किला हो गया हूँ, अब मैं ताजमहल हो चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने बी और बीन का मतलब जो है होना पढ़ रखा है, इसीलिए हमें ये सेंसिबल नहीं लगता। लेकिन हम ये वाली चीज़ भूल जाते हैं कि बी का मतलब होना भी होता है और विजिट करना भी होता है, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि दो तरह से इसके मीनिंग होते हैं। अगर इसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जाए तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है होना और एक होता है विजिट करना। ठीक है, विजिट करना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को जो मतलब नीचे वाले सेंटेंस का है सेम मीनिंग दोनों का है, दोनों का सेम मीनिंग है, याद रखना सेम अर्थ है, दोनों का सेम मीनिंग है। आप यहां पर लिख सकते हैं दोनों का क्या है, सेम मीनिंग है। क्योंकि यहां पर विजिटेड का मतलब भी वही होता है, टू विजिट, विजिट बोलो या फिर टू बी बोलो, टू बी बोलो या टू विजिट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा दौरा करना, दौरा करना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। इसीलिए ये सेंटेंस भी सही है। यहां पर ये कह रहा है कि मैं ताजमहल को विजिट कर चुका हूं, मैं ताजमहल को विजिट कर चुका हूं, मतलब मैं वहां पर होकर के वापस आ चुका हूं। वही सेम मीनिंग इसका है, दोनों का मतलब सेम है। तो कहने का मतलब ये याद रखना है कि बीन जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो सकती है और उसके दो मीनिंग में से कोई सा भी मीनिंग हो सकता है। सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से या सेंटेंस रिलेटेड, तो यू कैन एक्सप्लेन द आंसर। इवन you can't only give the correct answer, you will explain definitely the answer कि कैसे हुआ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के इस प्यारे से लवली सेशन के लिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए। ठीक है, और आज से आप लोगों की बाकी की क्लासेस भी रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर वोकैब की क्लास कैसे कर दी, ये दे दी वो लोग मुझे कॉल कर लेंगे, जो मैंने आपको नंबर दिया है। आपकी सारी की सारी समस्या सॉल्व आउट कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। और जाकर के पिछली वाली एक वीडियो और देख लेना, इससे भी पहले एक और डेमो क्लास दी है वो भी देख लेना। ठीक है, डेमो क्लास में एक फर्स्ट वाली क्लास होगी, वो भी देख लेना। ठीक है, बाकी ये दो क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 11 बजे रेगुलर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस बार हम एसएससी भी फोड़ेंगे और इस बार हर एक एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे, बढ़िया तरीके से इंग्लिश को तैयार करेंगे, एक भी % कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कहां से शुरू करेंगे?